अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बाकी मेरी वीडियोस की तरह, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे साथ उमेर भाई हैं, मोहम्मद उमेर एहसान इनका नाम है। ये पहले मलेशिया में थे, उसके बाद जर्मनी आए, फैमिली के साथ मूव हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया। तो हम इनसे एक पूरा इंटरव्यू लेंगे कि यार कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका जो लाइफस्टाइल था मलेशिया का वो कैसा था, यहाँ पे आप उसको कैसे देख रहे हो, जर्मनी में जॉब जॉब कर रहे हो, आपकी जो फैमिली आपके साथ रह रही है, सारी इन्फॉर्मेशन से लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन आप से शेयर कर सकते हुए हम करेंगे कि आपको अगर कहीं हेल्प हो सकती हो हमारी तरफ से तो दैट वुड बी ऑसम, यू नो। तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वीडियो को अपने आप को ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादातर मौका इनको दूँ बोलने का। बहरहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस तरह का कंटेंट देखना है तो देन आई होप कि मेरे और भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसी तरह विलिंग हो इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इनसे ना सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछता रहूँगा साथ साथ, और ये मुझे उसके आंसर देते रहेंगे। तो पहले तो मैं इनसे पूछता हूँ, एक पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये मलेशिया कौन सी ईयर में गए, और वहाँ पे इन्होंने कितने अर्सा वहाँ जॉब की, और जॉब सीकर वीज़ा की जॉब पहली जॉब लगने थे तब इनको पूरा मौका देते हैं कि पूरा एक्सप्लेन करें, उसके बाद उनसे नेक्स्ट बात क्वेश्चन पूछेंगे। तो ओवर टू यू मेरे। Assalamu alaikum everyone, and thank you Azam for inviting me in your channel, for giving me opportunity to explain you about the process कि कैसे सारा मैंने process किया in terms of Malaysia. I moved Malaysia. I can give you just a little bit summary that how I moved from Pakistan. पहले तो हम लोग कराची में like I was working in the mobiling as a IT support engineer in Infinity. So after that, I got a one chance to go to the London, but another options I got the job in Singapore Telecom. So in 2011 or in end of 2011, actually I moved to Singapore. आप यूके से सिंगापुर गए थे? Yeah, I was in UK in 2007, Okay. and I come back in Pakistan in 2009 or around end of nine. Then after that, I got a job offer in Pakistan in आपको a पाकिस्तान mobiling. में रहते ही अच्छा, आई मीन वो तो आप मोबिलिटी पे काम कर रहे थे, आपको पाकिस्तान से आप जो सिंगापुर में जॉब हुई थी वो उसका प्रोसेस बताएं कि आपको कैसे वो जॉब मिली वहाँ पे। अच्छा, सिंगापुर में जॉब ऐसी हुई कि हम लोग सबसे पहले मैं मलेशिया गया। मलेशिया में आई वाज अप्लाइंग सम जॉब्स, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। तो मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था सम वेयर हाउस और समथिंग। दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अप्लाई करता रहता था ऑनलाइन। तो सिंगापुर की कंपनी वी हैव एंटिटीज इन मलेशिया। एक्चुअली इट्स कॉल्ड सिंगटेल, सिंगापुर टेलीकॉम, जो विच इज़ लाइक द बिगेस्ट टेलीकॉम इन सिंगापुर। So I got the job as like a technical support engineer, L1, L2 जो basic आपकी starting jobs होती है. But I got this job in Malaysia. हम लोग वहाँ आउटसोर्स करते थे सारी सिंगापुर की जो सपोर्ट होती थी, जो क्लाइंट्स होते थे, वी विल हैंडलिंग इन हाउस फ्रॉम मलेशिया बिकॉज वी हैव ऑफिस इन मलेशिया। उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आपको कोई डिफिकल्टी के लिए फेस करनी पड़ी? डॉक्यूमेंट्स की ये नहीं कोई डिफिकल्टीज नहीं होती बिकॉज आई गो मलेशिया इन टूरिस्ट वीज़ा। क्या होता है जब आपको जॉब ऑफर हो जाती है, आपकी जो एजेंसी होती है एक्चुअली द आउटसोर्सिंग, इट वाज लाइक अ मैन पावर, वो क्या करती है आपका वीज़ा कैंसिल करवाती है। आपका जो जर्नी वीज़ा होता है टूरिज्म वीज़ा, उसको कैंसिल करवाने के बाद दे अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा। सो वंस दे अप्लाई फॉर द वर्क वीज़ा, दिस इज ऑल कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको कुछ नहीं करना होता। They have to do everything and all the process, HR and the immigration process. So you just only need to submit your passport actually. आपको अपना सिर्फ पासपोर्ट सबमिट कराना होता है, और HR वाला it takes around like 15 to 20 days. तो ये सारा कुछ एचआर मैनेज करता है आपका वीज़ा का सारा प्रोसेस? Exactly, exactly. आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता? नहीं, हमें किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में नहीं जाने पड़ता बिकॉज एक्चुअली IT companies, it's under MDEC. MDEC is a platform from the IT industry or IT workers in Malaysia. So they will actually process for the visa and your work permit. इसके अलावा लाइक आपने वहाँ पे कितना साल काम किया, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल था, आपको वहाँ पे कोई चैलेंजेस ऐसे फेस करने पड़े जो पाकिस्तान से हटके थे, या फिर आपको लगा कि पाकिस्तान से बेहतर है ये कंट्री और यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा है? अब मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एक अच्छी कंट्री में जॉब करने का मौका मिला, तो आपको वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े और वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था? आई मीन आफ्टर गेटिंग जॉब, आप क्योंकि आपने फैमिली शादी वगैरह, आपके माशाल्लाह के 2 बच्चे भी हैं, तो कैसे आपने पूरा सारा कुछ वहाँ पे मैनेज किया? Okay, manage. I can say I would say that जब आप मलेशिया में जॉब स्टार्ट करते हो एक्चुअली, बिकॉज इन मलेशिया इट्स लाइक IT हब। Okay. सो वहाँ बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको आउटसोर्स कर रही होती हैं, लाइक US, States, New Zealand, Australia, Singapore. So the first important part that when you're working with the multinational companies, right, you will meet
different type of people. Like आपको all over the world आपको जो आपके colleagues होते हैं वो मिलते हैं और आपका एक mind open होता है कि how to work with this multicultural people. Nice. So this is how you learn to work with them and you get the skills for the communications with the different people and different countries. ठीक है, अगर आपकी जॉब भी होगी, आपके वीज़े के प्रोसेस भी सारा हो गया, ठीक है, देन आपके लिए कितना इजी था अपने फैमिली को पाकिस्तान से मलेशिया में? Okay, when I was in Malaysia, family को और even my parents came there after some times. आपको process ये होता है कि you just need to request to your HR and there is agencies like from the HR, they will process for your visa. You just need to pay some आपकी- service fees. आपकी फैमिली का वीज़ा भी आपके एचआर प्रोसेस करे? Exactly. They hire some companies who will help you to process all the visa processes and they will do everything for you and they will give you the approval letter and VDR location which we can get it from Pakistan, Karachi. Yeah. ठीक हो गया, यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्योंकि फैमिली को बुलाना जर्मनी में लाइक कयास और हेक्टिक जॉब है काफ़ी। अब आप ये बताएं कि अपार्टमेंट वो कितना इजी है और उस अपार्टमेंट का लाइफस्टाइल कैसा था? यानी कि क्योंकि मैंने मलेशिया की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे ही सारा कुछ होता है, लाइक मॉल बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, उसको पता नहीं कॉन्डो बोलते हैं या क्या बोलते हैं। Condominium, yeah. हाँ, तो वहाँ पे नीचे जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, क्योंकि मलेशिया के अंदर ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ के मॉल्स वगैरह, वहाँ की बीच वगैरह। लेकिन मैं स्पेसिफिक अपार्टमेंट के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल है जर्मनी के अंदर, जब आप शादीशुदा होते हैं। तो आपको मलेशिया में सब कुछ कैसा करना था? यानी ईजी था, आपको मुश्किल तो नहीं लगा? Actually, Malaysia, it's what I can say. It's the best infrastructure and it's a new technology-wise infrastructure. Like आपको एक बहुत अच्छा और बहुत fast forward infrastructure मिलता है वहाँ पे. There is a lot of apartments and they have a Skyliner in all over the Kuala Lumpur or the other side of the Malaysia also. तो उसमें क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं कि आपने 5 रूम्स अपार्टमेंट लेना है और द बेस्ट ऑप्शन एज यू सेड आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती हैं विद इन योर रेंटल विच मनी यू आर पेइंग टू योर लैंडलॉर्ड। सो आपके पास स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ होती है, सोना, योर जिम और योर किड्स प्ले एरिया, योर इवन ओन पार्किंग्स. So it's provided all included in the rent. So it's easily you get an apartment because there's a lot of agents. They can help you and even they can help you to find like 6 to 8 apartments on the same और apartment. इसमें मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि आपकी जो सैलरी है उसके मुताबिक आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है जो आप होता है लाइक आई रियली वांट दिस काइंड ऑफ अपार्टमेंट, क्योंकि आपको जर्मनी में अपार्टमेंट तो मिल जाता है लेकिन आप जिस तरह का अपार्टमेंट चाहते हो उस तरह का मिलता नहीं। तो क्या आपको उस तरह का आई मीन सैलरी वाइज क्या आप उसको बियर कर सकते हो अपनी सैलरी से? क्या आप इतना आपकी सैलरी फैसिलिटेट करती है कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकते? So for this, I can say मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि like it's up to you. Like for example, if in Malaysia the basic wages are like annual wages are like around like 120k. So आपकी monthly around like 10,000 or less than 10,000 अगर आपकी सैलरी होती है, एवरेज सैलरी अगर आप लगा लो 6,000 7,000, उसमें क्या होता है कि आपको एक अच्छा अपार्टमेंट अराउंड लाइक 2,000 और इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग यू कैन गेट इट 2,500. अगर आप मिड सिटी में रहना चाह रहे हो लाइक फॉर एग्जांपल नियर बाय कोलालमपुर KLCC टावर और ट्विन टावर्स और तो आपको अपार्टमेंट्स की प्राइस डेफिनेटली आपको हायर प्राइस मिलेंगे. बट इफ़ यू go outside of the city, not really outside of like around like 30 to 40 minutes drive, then you can find a even cheaper मेरा क्वेश्चन apartment. ये कि लाइक आपकी एक सैलरी रेंज यहाँ पर भी है, आपकी एक सैलरी रेंज मलेशिया में है, उस सैलरी रेंज में रह के आप जिस सिटी में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको आपकी रिक्वायर्ड अपार्टमेंट जिस तरह का आप चाहते हो आपको वो सैलरी से आप उसको बियर कर सकते हो? Exactly. आप सैलरी से उसको बेयर कर सकते हो बट ओनली इट डिपेंड्स व्हिच एरिया यू आर गोइंग टू चूज. I mean, बट you स्टिल want to आप live- चूज कर सकते You हो. want to live nearby to your place, like इतना करीब भी ना हो, इतना दूर भी ना हो, तो क्या आपको अफोर्डेबल हो जाता है? लाइक आपको 30 मिनट्स का डिस्टेंस तय करना पड़ता है, 10 मिनट में ट्रेवल करना पड़ता है? 30-40 मिनट्स इज जस्ट नॉर्मल मींस जब आप ऑफिस जा रहे होते हो या आपकी जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे डेली रूटीन्स की, इट्स इजीली यू कैन गेट इट easily apartment in 2,000 or less than 2,000. It's, बाकी- again it depend on the बाकी location. आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अपनी प्राइवेट कार और बच्चों की एजुकेशन, इन सब के बारे में शॉर्टली हमें बताएं कि एक बंदा जो है जो जॉब कर रहा है, इसकी फैमिली है, क्या वो सब कुछ मैनेज कर सकता है? लाइक एक अपने फैमिली को हेल्दी लाइफ स्टाइल वहाँ पे दे सकता है? हेल्दी लाइफ स्टाइल बिल्कुल दे सकते हैं वहाँ पे, मगर इट्स आई स्टिल फील
इंश्योरेंस थोड़ी सी आप लोगों को महंगी पड़ती है वहाँ एज पे, कम्पेयर टू जर्मनी? yeah, as compared to Germany, because you have to pay by yourself also, ओके। and some kind of part, like some percentage, your employer will pay it. And about the kids, I can say आपको किसी भी अच्छे स्कूल में अगर आप डालना चाह रहे हो उनको, एक नॉर्मल स्कूल जो भी है, अराउंड 600 to 700 or 800 you need to pay per month for one. तो आपकी सैलरी से ही सब कुछ मैनेज हो जाता था? सैलरी से मैनेज हो जाता है, बट एंड ऑफ द डे आई थिंक यू विल नॉट सेव टू मच इफ यू आर लिविंग विद योर फैमिली, बट अगर आपकी सैलरी अच्छी है, अराउंड लाइक 10K मलेशियन, सो आप स्टिल सेव कर सकते हो अराउंड लाइक 3000 पर मंथ. चलिए, हमने मलेशिया के बारे में तो आपसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं आपको जो हमारी वीडियो का मेन पर्पज़ है उसकी तरफ लेके आते हैं कि आपका कैसे मूड बना, ठीक है, आपकी क्या थॉट्स थी आप जर्मनी आने के लिए, उसके अलावा आप कौन से वीज़े पे जर्मनी आए, आपके लिए जॉब हंट करना कितना ईजी था, आप कौन सी सिटी में आए, तो कुछ इस तरह से बताएं। Okay, so the first point, or I can say the first pain point, was after COVID. जब मलेशिया में COVID आया, so I feel that all the expats, it's not safe there. उसमें क्या issue हुआ, जब गवर्नमेंट आपको कोई सपोर्ट नहीं करती, even your employer. So unfortunately I lost my job in COVID time, and a lot of people And that's the big difference from other Germany countries. definitely. So there was a lot of laid off, many companies laid off around like 30 to 40% employees. So unfortunately, क्योंकि वो I एक was exactly नेशनल डिजास्टर आप कह सकते हो या Exactly. वर्ल्ड वाइड डिजास्टर आप इसको बोल सकते हो, वो भी सालों में या सदियों में एक ही बार आता है। exactly. So उस टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ, because आपकी लाइफ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह. I was enjoying almost like I stay in 13 years in Kuala Lumpur in Malaysia. मगर उस टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ, व्हेन यू आर विद योर फैमिली, जब आपके बच्चे होते हैं आपके साथ, आपकी डिपेंडेंट होते हैं, एंड यू think that you are not safe or your kids' future are not safe in Malaysia because there is no support from the government as experts. So मेरे काफ़ी दोस्त 2015 or 16 में मूव हुए थे फ्रैंकफर्ट in Germany. So I was talking to them, how is the German government is supporting you everything. So सबसे अच्छा, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था कि यहाँ अगर आपकी जॉब भी चली जाती है after 1 year, then government give you the unemployment benefits up to 1 year, and if there is some scenarios you can go up to 2 years, so which is really like attract me. And जब मैंने IT, because I'm belong from the IT fields, और मेरा सारा IT infrastructure, I was working for 10 years in IT. So मैंने मलेशिया से ही actually after COVID जॉब सप्लाई करना शुरू की थी यहाँ पे, और luckily after 6 months I got 2 final offers, one from Within 6 Adidas months? within 6 क्योंकि months. Yeah. स्टार्ट वहाँ पे जब आपने ट्राई किया था तब चांस से काटे नहीं था, चांस काटे था नहीं, जब चांस से काटे नहीं था, जब था आपका जॉब सीकिंग वीजा 6 मंथ का होता था, और Exactly, इसके लिए 6 month का होता था. 6000 डिपॉजिट आपने जमा करवाया था? Euro. So you can show your like Bank current statement. bank statement. आपने जमा नहीं करवाया, नहीं आप There was no था उस block time, account requirement at that time. अच्छा। Yeah. So लेकिन आपने क्या when I करना came था? from पाकिस्तान, तो मैंने ये जो फंटीबा था उसके अंदर मैंने 6000 जमा करवाए थे, यानी कि सबमिट करवाए थे, तब मुझे एम्बेसी ने वीज़ा दिया था। लाइक मुझे लगता है मलाइशिया से इस तरह का कोई सीन नहीं है। नहीं, जॉब सीकिंग वीज़ा में हमें कोई ब्लॉक अकाउंट दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. आई शो माई बैंक अकाउंट, लाइक माई मलेशियन बैंक अकाउंट, विच इज़ इक्वलेंट टू 6,000 euro, एंड मलेशियन वॉज लाइक 30,000 रिंगिट. तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, और आपको अपनी पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है, आपको रिज्यूमी अपनी अपडेट शो करनी होती है. और जो आपको इंटरव्यूज आते हैं, मेक श्योर जो ईमेल्स भी आ रही होती हैं, इफ़ यू जस्ट प्रिंट आउट एंड सबमिट विद योर फाइल्स, और आपकी बैचलर डिग्रीज और आपकी सर्टिफिकेशन जो भी आपने की हुई है, वो सारा आप एक फाइल बना के उनको सबमिट करते हैं, एंड आई थिंक विद इन 3 to 4 weeks you can get your visa. बेहतरीन हो गया। लाइक आपको 6 मंथ के अंदर ही आपको जॉब होगी थी। आप जॉब कहाँ पे हुई थी, आप कौन सी सिटी में आए थे, और आपने अपार्टमेंट कैसे लिया? लाइक ये अपार्टमेंट था या क्या था, कैसे आप वो सब थोड़ा बताएं। Apartment, I think searching an apartment in Berlin, especially when you are coming to capital city, it's like a कैपिटल जर्मनी बर्लिन है? Berlin disaster. It's like a big disaster. सबसे पहले तो क्या हुआ कि मैंने डोम में अपना रूम लिया था 3 months के लिए. स्टूडेंट होम में आपको मिल गया? स्टूडेंट होम में मैंने रेंट आउट किया था. इट्स अराउंड लाइक 400 euro per month. उसके अंदर आपका वॉशरूम और किचन अपना था? जी, उसमें वॉशरूम और किचन अपना था, which is quite good. But for applying your family to bring here, आपके पास आपका अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट होना होता है. या स्टार्टिंग में आपकी जॉब कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में हुई थी? जी, मेरी जॉब बर्लिन एडिडास में है. ठीक है, एडिडास के कंपनी में आपकी जॉब हुई थी, ठीक है, आप आईटी में ही थे, आपकी जॉब हुई, ठीक है, आपको अपार्टमेंट मिल गया, ठीक है।
देन यू केम हेयर, और आपका स्टार्टिंग में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी ड्यूरिंग लाइक सैलरी वाइज, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफस्टाइल, और लोगों से आप मिले यहाँ पे मलेशिया से, यहाँ के लोगों में क्या डिफरेंस लगा आपको, तो वो उसके बारे में बताओ। बिल्कुल मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, बट बिफोर आई गो फॉर दिस क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन यू फॉर द न्यू कमर्स हु एवर प्लानिंग टू कमिंग टू बर्लिन स्पेशली और जर्मनी। सबसे इजी ये होता है अगर आप मिड सिटी में देख रहे हो तो अपना अपार्टमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आपको फर्स्टली इट कॉस्ट यू अराउंड लाइक 2000 और मे बी मोर देन 2000। और आप फैमिली के साथ आए? और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो इट्स मच बेटर, और आपको मोस्टली ये 90 to 80% ये होता है कि आपको ओल्ड अपार्टमेंट्स मिलते हैं एक्चुअली विद इन द सिटी बिकॉज देयर इज़ नो न्यू डेवलपमेंट इन बर्लिन। सो मैंने यही मिस्टेक की थी कि बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सर्चिंग अपार्टमेंट फॉर मोर देन 6 months बट स्टिल आई couldn't सिक्योर एनी ऑफर और एनी कॉन्ट्रैक्ट विद इन। सो मैंने क्या किया, मैं जून बी के एंड में और लाइक जून सी के स्टार्टिंग में मूव हुआ बर्लिन में, विच इज़ वन बेनिफिट कि मुझे नई कंस्ट्रक्शन मिली इन 2022 और बिल्डिंग बिल्कुल नहीं होती, रेंट कम था। सो द अदर साइड आई जस्ट बॉट अ कार विच इज़ ईजी बिकॉज आप 20 to 25 मिनट्स में ट्रैवल कर सकते हो अपने घर से और मेन सिटी में। एक चीज़ और मेरे भाई कि आप एक मुस्लिम कंट्री से यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, वो भी एक वेल्थ मुस्लिम कंट्री थी, तो उसके लाइफस्टाइल को आप जर्मनी के लाइफस्टाइल के साथ कैसे कंपेयर करते हो लाइक, और ऑफकोर्स आपको कल्चर शॉक तो लगा होगा, बेशक आप पहले भी यूके में रहे होंगे, वहाँ पे भी आपको यूरोपियन लाइफस्टाइल के बारे में आपको अवेयरनेस हो जाती है। और बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मलेशिया और जर्मनी का लाइफस्टाइल, क्योंकि मुस्लिम कंट्री से नॉन मुस्लिम कंट्री में फैमिली के साथ आके आप शिफ्ट हो रहे हो, वो कैसा रहा आपका, और उसके अलावा लाइक आप बता सकते हो कि बच्चों के लिए आप यानी कि फैमिली के लिए आपको अपार्टमेंट तो मिल गया और काफ़ी मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर कीप ट्राइंग देन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है। मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ क्योंकि शेडो आ रहा है वहाँ से, तो थोड़ा सा और कर देते हैं। आई थिंक से किसी कोई डिस्टर्ब नहीं होगा हमारी वजह से, अभी भी आ रहा है वैसे। तो उस बारे में थोड़ा सा बताएं कि बच्चों के लिहाज से और रिलीजन एक मुस्लिम कंट्री से नॉन मुस्लिम कंट्री में वो आपका कैसा रहा? आई मस्ट से दैट आपको कल्चर शॉक दो होते हैं यहाँ पे। एक तो आपका जो जर्मन कल्चर है यहाँ इज़ डिफरेंट एज बीन अ मुस्लिम फैमिली इज़ डिफरेंट, और यहाँ आपकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी एज कम्पेयर टू मलेशिया। आप पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं? इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी एंड अदर, लाइक फॉर एग्जांपल आप यहाँ मिलते हो अरबी से मिलते हो आप यहाँ पे, तुर्किश है, अरबी के हैं। तुर्किश हैं, मगर वो स्टिल दे आर डिफरेंट वे टू फॉलो टू योर रिलीजन्स। तो हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान से आते हैं तो हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं चीज़। आपको कल्चर डिफरेंस होता है डेफिनेटली बिकॉज आप मुस्लिम कंट्री से आ रहे होते हो। फॉर स्मॉलेस्ट एग्जांपल आई कैन से मुस्लिम कंट्री में आपको 5 वक्त की अजान की आवाज़ आती है, आपको एक कल्चर मिलता है दैट यू आर गोइंग। Yeah, we really miss that too. या डेफिनेटली यहाँ ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट है। आप ठीक है, इनका अपना कल्चर है, वी रिस्पेक्ट दैट। वी रिस्पेक्ट दैट डेफिनेटली, मगर ये आपको कल्चर शॉक लगता है। द other thing I most feel the weather because Yeah. Malaysia is a tropical country। वेदर के बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। तो आपको वेदर का बहुत इश्यू होता है बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम कराची ओरिजिनली एंड आफ्टर दैट आई मूव टू मलेशिया। मलेशिया में भी आपका जो नॉर्मल वेदर होता है इज अराउंड लाइक 28 और लाइक व्हेन इट कम्स टू 31, तो वहाँ काफ़ी मानसून हो जाता है और बारिशें हो जाती है विच इज़ क्वाइट गुड। बट व्हेन यू कम हियर इन जर्मनी या -18 -12 it's quite difficult to, for me actually it's quite difficult to handle this situation। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जर्मनी की जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स, ये और उसके बाद ये दो चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और टैक्स, और उसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी सैलरी है यहाँ पर, क्या आप उस सैलरी में अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी भी है, अपार्टमेंट भी आपके पास, न्यू बिल्डिंग है आप जहाँ पे आप रहते हो, आपके 2 बच्चे हैं, लाइक वाइफ भी आपके साथ है, तो आप फैमिली भी आपको विजिट करती होगी पाकिस्तान से, क्या आप उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हो जो आप मलेशिया में ले रहे हो? हेल्दी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह दे ही सकते हैं, बट अगेन इट्स रियली आई कैन से स्टिल इट्स हैंड टू माउथ बिकॉज जो आपकी यहाँ अर्निंग होती है उसमें फिर आपकी स्पेंडिंग भी उतनी ही होती है। आप ज़्यादा स्पेंड करते हो अपने अपार्टमेंट्स की रेंट आउट में, आप कार की जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो भी आप ज़्यादा पे कर रहे होते हो। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बिगर अपार्टमेंट फिर आपका रेंट भी बढ़ता है और चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव हैं। इंश्योरेंस आपकी एक्सपेंसिव है बच्चों की, नो डाउट वी विल गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट,
मगर आपको सारी चीज़ें ये होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप मैनेज कर सकते हो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैविंग अ गुड salary which is I can say netto if it's around like 5,000 or 4,500, that should be a good salary for a नॉट फॉर एवरीवन। family one, yeah. तो चलिए अच्छी बात है, आपने मुझे बताई, ये भी लोगों को भी कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। लेकिन एक तल्ख़ हकीकत है, लोग ज़्यादातर पाकिस्तान से या फिर डिफरेंट कंट्री से यहाँ पे पासपोर्ट के लिए आते हैं, और उसके अलावा अगर आपके पास वाकई में स्किल्स हैं और उस सेट को आप यूज़ करके अपनी लाइफ को एक बेहतर बनाना चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो, दुबई से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, मलेशिया से आ रहे हो, तो आपको लगता है कि एक स्किलफुल वर्कर के लिए जर्मनी कैसा है? क्योंकि आप यूएस की एग्जांपल दे सकते हो, वहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो बाकी लाइफ वो बैलेंस नहीं रहती। लेकिन जर्मनी में आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपको कैसा रहा? आपको यहाँ पे सिक लीव्स हैं, छुट्टियाँ हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर देती है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब जाती है, तो उस तरह का आपके साथ कोई सिनेरियो हुआ हो, लाइक आपकी जॉब का कोई प्रॉब्लम हो गया हो और आपने उसको कैसे टैकल किया हो, गवर्नमेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया, उस बारे में आपको बताना चाहोगे? और उसके अलावा पासपोर्ट ही क्या रीज़न है यहाँ पे जर्मनी में लोगों के आने की, या उसके अलावा भी जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, आप क्या कहते हैं? I would explain in this way. Definitely, because we are from Pakistan, so passport is also one of the main reason that you are moving from Malaysia, because it's similar. Like आप अगर सऊदीया में रहते हो, like I know people who living in Saudi for more than 30 years, but end of the day they come back to your own country, right? And without any passport or any citizenship. So that's the problem with the Asian countries here. जर्मनी की यही अच्छी बात है कि if you are going with the proper way, with the flow, in I think 5 to 6 years you can able to get and manage to get the passport from German. ओके। Yeah, and I believe about the work environment इनका बहुत अच्छा है. They care for you. Work balance life in Germany, it's all famous over all the world. आपको stress नहीं होती if you're employee or permanent employee with the company. You don't have stress that you will lose your job or anything. और इनकी policies बहुत अच्छी हैं. Like for example, in case अगर आपके पास ये situations आती भी हैं कि you are getting out of the company or something, तो आपको ये लोग some companies में 3 महीने की आपको पे बैक करते हैं, और some companies में आपको 5 months का भी time देते हैं in some rare cases. So which is enough time that you can secure your another job. And the other thing I find Germany is always about the German. आपकी जर्मन फ्लुएंट कितनी है यहाँ पे? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग आईटी से हैं, रज़ा भी आईटी से ही है, तो हमें इतना फील शायद नहीं होता व्हेन यू स्टार्ट विद द बिग कंट्रीज. लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी में हम लोग कैपिटल चूज़ किया बर्लिन में एवरीवन इज़ फ्रॉम एक्सपर्ट्स, तो आपको इंग्लिश से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता जर्मन से भी. मगर अगर आप अपने आप को अपर लेवल पे देखना चाहते हो आफ्टर फ्यू इयर्स, यू शुड स्पीक अराउंड लाइक B1 और B1 और B2 एट लीस्ट, अगर आप अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हो, एक्सक्लूडिंग योर अप स्किल्स इन IT और एनीथिंग, अदरवाइज आप ऊपर नहीं आ सकते यहाँ. मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि एक तो पासपोर्ट का लिए लोग आते हैं, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बाकी कंट्रीज नहीं है, लाइक UK आप जा सकते हो, आप US जा सकते हो, आप कनाडा जा सकते हो. अगर आपने मूव करने होता है तो आप पूरा प्लान बनाते हो कि मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स पूरे करूँगा इस कंट्री में, तो आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, ठीक है आपके पास पासपोर्ट भी आ गया, सब कुछ भी आ गया, उसके बाद आप क्या कहते हो कि जर्मनी इज़ वर्थ टू लिव? कि आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बैलेंस है, क्या गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है, बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस इतनी अच्छी है कि यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू हियर? मेरा क्वेश्चन ये, फॉर एग्जांपल ठीक है आपके यहाँ पे स्किल्स है ना, आप किसी भी फील्ड से हो, उसके बाद अगर आप स्टिल जर्मनी में आके ही काम करना चाहते हो, कि जर्मनी में आके अपने आप को आगे लेके चलना इज़ वर्थ टू लिव हियर और नॉट? डेफिनेटली इज़ वर्थ टू लिव हियर. और आई बिलीव जब आप इनके कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हो और इंटीग्रेट हो जाते हो, स्पेशली योर किड्स, तो आई थिंक इट्स गुड टू बी हियर. हाँ, आप अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर आप सोच रहे हो और या आपकी फैमिली कहीं और रह रही है, लाइक फॉर एग्जांपल माय होल फैमिली स्टेइंग इन कोलालमपुर, सो मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि आफ्टर गेटिंग अ पासपोर्ट मे बी आई विल स्टार्ट अ बिजनेस इन कोलालमपुर समथिंग, बिकॉज माय ब्रदर, माय सिस्टर एंड माय पेरेंट्स आर लिविंग देयर. मगर अगर ऐसा कुछ प्लान नहीं होता, आई थिंक जर्मनी स्टिल अ गुड कंट्री. एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, एंड अगेन you don't have a stress like when you lost your job, or like you are getting a benefits from your kids, you're getting a medical benefits, or Malaysia में वो benefits नहीं होते, and it's really costly if you are get sick in Malaysia. इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा. आई रिसेंटली बिकम अ फादर, और जो वो पूरा जो प्रोसेस था लाइक हॉस्पिटल का, जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, इट वाज अमेजिंग. कुछ भी मसला नहीं हुआ, सारे डॉक्यूमेंट्स वाज लाइक आपको बस स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है. आप ChatGPT से या ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. तो ये चीज़ मुझे जर्मनी की बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पॉइंट पे भी आपको लाना चाहता था कि बच्चों के लिहाज से यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिस्टम है.
और इसके अलावा लाइक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वाकई टैलेंटेड हो और आपके अंदर वाकई कुछ स्किल्स हैं और आप कुछ करना चाहते हो, जर्मनी मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे रह के आप अपने आप को पेश कर सकते हो। और लाइक ऐसा नहीं है कि आप पे कोई लाइक आपको पुश करेगा कि आपने करना ही करना है या नहीं करना। हर तरह से आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही होती है अगर आप जॉब करना चाहते हो। मेडिकल लीव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ पहले जॉब करती थी, अब वो पेरेंटल लीव पर है, स्टिल गवर्नमेंट इज़ पेइंग टू हर। और बच्चों को भी पे किया जाता है जब आपके लाइक 18 ईयर्स Yeah. तक आपको पे करते हैं। और उसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप बैचलर हो, तो देन आपकी टैक्स क्लास थोड़ी डिफरेंट होती है, देन यू आर पेइंग मोर टैक्स। लेकिन उसके बाद जब आपकी फैमिली यहाँ पे आकर रहने लग जाती है, देन दे आल्सो गिव यू लाइक लेस टैक्स यू आर पेइंग, और आप ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। तो इस तरह के पॉइंट्स हैं जो आपको हर जगह नहीं मिलते, लाइक यूएस वगैरह में, इस तरह की कंट्रीज़ में जब भी आपको कुछ लाइक इस तरह का कुछ यानी कि चिल्ड्रन या फिर आप पेरेंटल लीव का इस तरह का कुछ होता है, जिस बहुत डिफरेंट और टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। लेकिन जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बच्चों के लिए। और इसके अलावा मैं ये भी एक्सपीरियंस मुझे आपसे पूछना है कि आपके बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो मलेशिया और यहाँ पे उसका क्या डिफरेंस लगा आपको? लाइक बच्चों का बर्डन है स्टडी का, बच्चे कैसे अपने आप को आगे लेके चलते हैं, उनके एक्सपेंसेस कैसे हैं यहाँ पे? आई थिंक एक्सपेंसेस तो इतने ज़्यादा नहीं है बिकॉज इट्स ऑल सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट। आपको कुछ थोड़ा अमाउंट पे करना होता है बिकॉज आई एम लिविंग इन बर्लिन, अराउंड लाइक 40 यूरो पर किड, राइट। उसमें कोई इशू नहीं होता। मगर समटाइम्स अगर आपके बच्चे, जैसे आपने बताया कि योर डॉटर इज़ बॉर्न हियर, उसको ईजिली कैचअप कर लेगी वो चीज़ें, लैंग्वेज को, बट लैंग्वेज को। बट जब समटाइम्स ये होता है जैसे कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, वो ऑलरेडी एक स्कूल सिलेबस को फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक कैम्ब्रिज फॉलो कर रहे होते हैं, उनको इश्यूज होते हैं। मगर आई थिंक इफ दे आर इन्वॉल्विंग टाइम टू टाइम, इट्स टेक समटाइम्स बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज विद द जर्मन। तो around like 2 to 3 years they will cover up and pop up with all this situation। और I don't think so कोई और issue है बच्चों के लिए, और expensive भी नहीं है इतना। I really like medical insurance and the medical response, like for example आपके बच्चों की, उनके पास सारी चीज़ों की अपडेट होती है। दे विल इवन कॉन्टेक्ट यू। समटाइम्स पेरेंट्स भूल जाते हैं कि उनका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है उनके बच्चों का, तो विच इज़ रियली गुड। यहाँ के इदारे जो हैं आपको लेटर्स इवन दे रहे होते हैं, रिमाइंडर सेंड कर रहे मैं होते आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर आपकी मर्ज़ी आप हमसे करना करें। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आपकी जॉब हुई थी, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट ने कितना सपोर्ट किया, और आपको न्यू जॉब, क्योंकि अभी आजकल की जो जॉब मार्केट है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जर्मनी की जॉब मार्केट बहुत ख़राब चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बंदा जो यहाँ पे पहले से रह रहा है, इसने 1-2 कंपनीज में पहले काम भी किया है, तो हाउ डिफिकल्ट फॉर हिम कि जर्मनी की जो मार्केट है, जॉब मार्केट, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि कैसा रहा, और गवर्नमेंट ने आपको किस हद तक सपोर्ट किया, आपको लैंग्वेज कोर्स में डाला या क्या किया, और उस तरह के बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा, yeah, it happens to me like around like 6 months ago। उसमें issues ये होता था, I still feel that it's kind of my mistake that जब आप एक स्टेबल कंपनी में काम कर रहे होते हो आपको ज़्यादा इशू नहीं होता। मगर मुझे दूसरी कंपनी, इट वाज लाइक स्टार्टअप कंपनी, तो मुझे पोजीशन अच्छी मिली, और देयर वाज लाइक अ बिग डिफरेंस अराउंड लाइक 30,000 पर एनम रेज। तो मैंने क्या किया, उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। बट अराउंड लाइक 6 months आई नो द कंपनी वाज नॉट डूइंग ग्रेट, सो अनफॉर्चुनेटली अराउंड लाइक 35 पीपल वाज लेड ऑफ। सो उसमें क्या मुझे लेसन मिला एक्चुअली, इफ़ योर सैलरी इज़ लेसर एंड द कंपनी work is more stable, I rather than choose go Yeah. for the work stable company, because time to time आपको पता चलता है कि यार आपकी वर्क क्या बन रही है, और in order to get a permanent job for the longer term आप एक stable company ढूंढो हमेशा। Don't look for the salary, yeah। सैलरी को ना करो, उसको करो। हायर सैलरी को आप करो when you grip all the things, like for example जर्मन, और आपकी काफ़ी अच्छे लॉन्ग टर्म्स आपकी इन कंपनीज में हो गया है, काम कर रहे हो हाँ, आप, बिल्कुल। काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है विद इन जर्मनी, then you can try to move it। but before to switching the job I always recommend आप उस कंपनी की पूरी डिटेल लो, कैसे मार्केट में for last 5 years और last 10 years कैसे इम्प्रूव कर रही है, और मार्केट में क्या उसकी अपडेट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे एक और टफ क्वेश्चन करूँगा कि आपको लगता है कि आप जब जर्मनी में आप आए हो, स्टार्टिंग में आपको सब कुछ सही चल रहा था, तो आपने अपने लिए ज़्यादा एक्सपेंसिस को ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बेस है। अगर आपने सिम भी लेनी है तो आपको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने अगर कुछ भी काम करना है, देन यू हैव टू इंश्योरेंस से, लीगल इंश्योरेंस से कुछ भी है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है। आपकी जॉब चल रही है, आप थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, बट स्टिल यू हैव टू टेक।
आप उन इस चीज़ को कैसे देखते हो? क्या एडवाइस करोगे लोगों को कि अपने जो चीज़ें हैं उसको कितना एक्सपेंड करो कि आप उसको कवर कर सको? इस बारे में आप क्या बताओगे? ओके, अगेन बिकॉज़ जब आप नए आते हो किसी कंट्री में आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो आई ऑल्सो लर्न माई लेसन्स व्हेन आई केम हियर बिकॉज़ मैं चाह रहा था कि एवरीथिंग विल बी सेम सिमिलर बिकॉज़ इन मलेशिया मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, बड़ा घर था, सारी चीज़ें, तो मैंने उसी चीज़ को अप्रोच की यहाँ पे व्हेन माय फैमिली अराइव्ड हियर। मगर अनफॉर्चुनेटली जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट्स में चले जाते हो एंड इन कॉन्ट्रैक्ट्स यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस हियर, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उस पे आपको इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो, तो इंटरेस्ट इज़ नॉट गुड। और जब इन केस कोई सडन अनफोर्सीन आपके साथ हो जाता है या आपकी जॉब चली जाती है, तो यू विल बी रियली टाइट बिकॉज जो गवर्नमेंट की सपोर्ट आती है विच इज़ लाइक 60% ऑफ योर सैलरी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अर्निंग 10,000 then you will only get 6,000 from the government. It's without tax actually. तो उसमें फंस जाते हो आप, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रही हो, बहुत सारे प्रमोशंस आ रहे होते हैं और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स कंपनीज होती हैं जो आपको लेसर प्राइस में देते हैं। और आई लर्न समथिंग मोर कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका फ़ोन का कॉन्ट्रैक्ट है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप हर 2 साल बाद उसको चेंज करते रहो, स्विच टू अनदर कंपनी, व्हिच इज़ इट्स गुड बिकॉज़ समटाइम्स आपके प्राइस आप कम पे कर रहे होते हो दूसरी कंपनीज़ में जो नई कंपनीज़ आ रही होती हैं। सो ऑलवेज़ मॉनिटर योर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द डिफरेंट कंपनीज़ हू आर पेइंग यू लेस प्राइसेस। सही। तो अब एक और इनसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से जर्मनी में हो, ठीक है? आपकी पीआर भी हो गई है माशाल्लाह, ठीक है? और अभी तक आपकी जर्मन लैंग्वेज की स्किल क्या है और आप उसको कैसे सीख रहे हो? आपको कितनी ज़रूरत पड़ती है रेगुलर लाइफ में? उसके बारे में बताएँ क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे लगता है जर्मन लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, क्योंकि एक जॉब वाला बंदा जिसकी फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो वो शायद टाइम ही निकाल पाता। और जब आपको पता है आपकी जॉब लगी हुई है और आपका सिस्टम सही चल रहा है, तो आप बॉदर भी नहीं करते होते। लेकिन 4 ईयर्स ऑल्सो अ गुड टाइम ना, तो आपने 4 सालों में क्या देखा, आपने कितनी लैंग्वेज सीखी है? ओके, बी ऑनेस्ट विद यू रज़ा, एज़ यू नो 2 साल तक तो मैंने कोई जर्मन नहीं पढ़ी थी, मगर आफ्टर 21 मंथ अराउंड लाइक 2 इयर्स बिफोर यू अप्लाई योर परमानेंट रेजिडेंसी आपको A1 और A2 के एग्ज़ाम्स देने होते हैं यहाँ पे, और देयर इज़ अनदर एग्ज़ाम लिबान एंड डच। तो उस टाइम मैंने एक्चुअली जर्मन पढ़ना शुरू की बिकॉज़ इन ऑर्डर टू गेट माय लेकिन 2 साल रेजिडेंस। तक पढ़ी नहीं। बिल्कुल 2 साल तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी बिकॉज़ अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये होता है जब आप आईटी फील्ड में होते हो, you are dealing with a different person or you are not communicating with like a normal colleagues. आपके जो IT टॉपिक्स होते हैं आप उन्हीं पे डिस्कस कर रहे होते हो ज़्यादातर एक्चुअली। और इफ़ यू आर मैनेजिंग बिकॉज हम लोग ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका को और सिंगापुर को लेकिन और इसमें ये भी इसीलिए बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से, वो अपने कल्चर को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो आपको जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो वहाँ के कल्चर से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। वो चाहते हैं कि उस कल्चर में अपने आप को सिंक करें। देन अगर आपने उस कल्चर में अपने आप को सिंक करना है, देन यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। तो आपने कोशिश नहीं की कि आप उनके कल्चर में No, सिंक हो, I'm- क्या आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी? I'm क्योंकि आप totally बर्लिन agree में with थे। Raza because जर्मन अगर आप पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करोगे and you're trying to get in more and more day by day, आप उसका एक रूटीन बना लो, आपको पढ़ना है बिकॉज चाहे आप यहाँ एक ब्रेड और कुछ भी लेने जा रहे हो, if you speak or if even you try to speak to German, actually you are impressing someone who are already living here. So आप किसी भी कंट्री में रहते हो और वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको आती है, which is the key point to go to everywhere. आई थिंक ये मेरी मिस्टेक्स थी कि हम लोगों ने नहीं पढ़ी, और होपफुली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट एज रज़ा सेड जब आपकी फैमिली होती है, आपके सारे बहुत सारे ऑफिस के काम होते हैं, एक्चुअली इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन्वॉल्व बिकॉज स्पेशली इन IT वी आर ऑलवेज अप स्किल्स आवर वर्क रिलेटेड और आवर पोजिशंस एंड एवरीथिंग, हमें IT से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो हमें उस पर भी टाइम देना है और फिर जर्मन पे भी टाइम देना है, सो विच इज़ डिफिकल्ट जब आपकी फैमिली यहाँ होती है। मगर आपके बच्चों के लिए जर्मन इज़ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब वो स्कूल का कोई भी काम आता है या कोई भी स्कूल का इवेंट होता है या मीटिंग्स होती है, हॉस्पिटल जाना है आपने, यू शुड स्पीक जर्मन बिकॉज टीचर्स आपको प्रमोट करते हैं और कि आप जर्मन बोलें अपने बच्चों के साथ। तो ऑफ कोर्स जब आपको जर्मन आती होगी डेफिनेटली आप जर्मन बोलेंगे अपने बच्चों के साथ। चलिए मैं आपसे अब कोशिश करते हैं इस वीडियो को रैप अप करें, क्योंकि पता नहीं मैंने कितनी बड़ी वीडियो बना दी है। तो एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा कि आपने कितनी कंट्रीज़ को विज़िट कर लिया है लाइक इन 4 ईयर्स में,
क्योंकि ऑफकोर्स जब आप यहाँ पे आते हो, आपकी जॉब होती है तो आपको पहले ब्लू कार्ड मिलता है, PR मिलती है। तो उससे आपने कितनी कंट्रीज़ को विज़िट किया, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि यूरोपियन लाइफ़स्टाइल को आपने कैसा पाया? I think European lifestyle is more to the similar lifestyle. I've been to around like 26 countries, जिसमें Asia और last year I was in Chicago and Canada also and London. आपको यूरोप की लाइफ आपकी जो EU की कंट्रीज आती हैं ऑलमोस्ट सेम है. लेकिन आपके ब्लू कार्ड से, आपके PR के कार्ड से आपको कितनी हेल्प आउट हुई इन कंट्रीज़ को मूव करने में? आपको एन्जॉय भी किया होगा आपने आपको? Yeah, definitely आपको when फ़ील हुआ कि यार आई हैव समथिंग डिफरेंट? no definitely when you are coming from Pakistan right and आपके पास जब जर्मनी की रेजिडेंस हो जाती है या आपके पास जर्मनी का ब्लू कार्ड होता है, आपकी प्रोफाइल वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर US और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज हमें यहाँ इश्यूज़ नहीं फेस करने होते. अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ की वीज़े अप्लाई करोगे पाकिस्तान से, डेफिनेटली आई बिलीव सो 90% विल बी रिजेक्टेड अंटिल यू आर स्ट्रॉन्ग और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और यू हैव अ फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग लिंक्स. चलिए मैं आपसे अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी चले पासपोर्ट हो गया, आपका सब कुछ हो गया और आपको अच्छी सैलरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है मलेशिया में और आपको एक अच्छी सैलरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है जर्मनी में और फैमिली के साथ आपने जाना है और यहाँ रहना है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? I think I stick with the Germany at the moment because मलेशिया में ये होता है कि आप अपने फैमिली के साथ वेकेशंस पे जाके आप चले जाते हो एक महीने के लिए. यू कैन स्पेंड अराउंड लाइक 1 or 2 months और मेरी IT की जॉब है तो आई कैन वर्क अराउंड लाइक 2 months remotely as well. But another point I want to highlight it here, in Malaysia, whenever my parents wants to come to Malaysia, जितना मेरा वीज़ा होता था, like for example, if I have a 5 years visa, my parents will get the 5 years visa. In Germany, they consider your parents as an external family. So external families you can just only bring for 90 days. After 90 days, they have to leave the country. So ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा नहीं, इसलिए. क्वेश्चन मेरा ये कि आपके पास जर्मन पासपोर्ट आ गया और अब आपको मलेशिया में जॉब करने का मौका मिल जाता है और जर्मनी में भी अच्छी सैलरी की मांग होती है, आप किसको प्रेफर करेंगे? आपको लगता है आप जर्मनी में ही रहेंगे? If it's similar salary, अगर मुझे यहाँ भी वही सैलरी मिल रही है और मलेशिया in terms of चलिए थोड़ा सा ऊपर Malaysian currency, नीचे कर लेंगे, कुछ नहीं होता. I think then I will move to Malaysia. आप मलेशिया को प्रेफर करोगे? Malaysia को prefer करूँगा definitely because as compared to Germany, Malaysia is still cheaper cost, accommodations, your food and everything. Lifestyle आपके लिए होगा. Lifestyle you're getting much better than Germany actually. ओके, दैट्स गुड. Yeah. तो उमेर, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया. Thank you Raza for inviting me for your YouTube channel. आई होप किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि मेरी मुलाकात उमेर भाई के साथ कैसे हुई थी. दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम आपको कोशिश करेंगे इसको रिप्लाई करें. अगर आप पे कोई सजेशन है, रज़ा इस चीज़ को इम्प्रूव करो, इसको ना करो, आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, दैन आई विल आल्सो लव टू इम्प्रूव दैट थिंग. बहुत शुक्रिया आप सबका अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. तो होपफुली इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय.